हम आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को। इस इन बोथ केसेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर extend to giving of such direction to the state as are necessary for the purpose. The sanction behind these directions of the center is coercive in nature, and the Article 365 said that where any state has failed to comply with any direction given by the center, it will be lawful to the president to hold that situation has arisen in which government of the state cannot be carried in accordance with the previous provision of the constitution, as means that in such a situation the president rule can be imposed under article 356. तो इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। इसमें इस सेक्शन में बताया गया है कि सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, के पास कुछ स्पेशल मैटर्स पर स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है। ये डायरेक्शन मेनली उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ नेशनल इंटरेस्ट या लार्ज पब्लिक वेलफेयर का इशू होता है। सेंटर के किन चीज़ों पर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। दैट इज़ स्टेट को कह सकता है सेंटर कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे रोड, ब्रिज, रेल लाइंस, डिफेंस रेडिट को मेंटेन करे, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस, दैट इज़ मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज स्टेट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट्स। सेकेंड है रेलवे प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है, द मेजर टेकन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट। तीसरा बोल सकता है मदर टंग एजुकेशन के लिए बोल सकता है। सो द प्रोविजन टू एडुकेट फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग at the primary stage of education to the children belong to the linguistic minority group in the state. And the fourth one is scheduled tribes welfare scheme. So इसमें ये बताते हैं कि drawing up the execution of the specific scheme for the welfare of the scheduled tribes in the states. The coercive sanction behind the central direction under Article 365 mentioned above is also applicable in these states. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 365 का कोर्सिव पावर, जिसमें अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। म्यूचुअल डेलीगेशन एंड फंक्शन, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव पावर का एक रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब सेंटर अपने लेजिस्लेटिव पावर स्टेट को डायरेक्टली डेलीगेट नहीं कर सकता, और स्टेट भी सेंटर से नहीं बोल सकता कि आप हमारे सब्जेक्ट पर लॉ बना दीजिए। ये रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेवल पे। देखो क्या होता है, म्यूचुअल डेलीगेशन से फंक्शन मतलब जो इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर का एक रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंटर और इसमें क्या होता है, सेंटर अपने लेजिस्लेटिव पावर को पावर स्टेट को डायरेक्टली नहीं डेलीगेट नहीं कर सकता है। सेंटर स्टेट को डायरेक्टली नहीं बोल सकता है, और स्टेट भी सेंटर से डायरेक्टली नहीं बोल सकता है कि हमारे सब्जेक्ट पर आप लॉ बना दीजिए, ठीक है। तो ये रिजिड प्रॉब्लम है। तो इसका डेलीगेशन कैसे होता है? पहले बात है, इसमें प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है, यानी स्टेट को कुछ वर्क टेम्परली सेंटर की तरफ से करना होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है, ठीक है। मतलब स्टेट को कुछ वर्क टेम्परली सेंटर की तरफ से करना होगा। स्टेट को कुछ काम करना है किसकी तरफ से? टेम्परली सेंटर की तरफ से। सेकेंड, गवर्नर वाले स्टाइल में आता है, गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को दे सकता है। गवर्नर चाहे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के फंक्शन से सेंटर को दे सकता है।
कैसे? इसमें कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, डेडलॉक या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलता है इसमें गवर्नर और स्टेट वाले में। ठीक है, अब बात पाता है कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल और अनकंडीशनल का मतलब क्या है यहाँ पे? ये डेलीगेशन जो होता है कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, स्टेट के कंसेंट के बिना डेलीगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविज़न और देता है जिसमें सेंटर अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को एंट्रस्ट कर सकता है इवन विदाउट स्टेट कंसेंट। पर ये रेयर सिचुएशन में होता है मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। क्या होता है? स्टेट का कंसेंट भी स्टेट की कंसेंट एक बिना डेलीगेशन। मतलब क्या होता है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन विच में कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट एट द गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। कन्वर्सली the governor of a state may with the consent of the central government entrust that the government any of the executive function of the state. This mutual delegation of administrative function may be conditional or conditional. इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है कि अगर सेंटर चाहे तो वो स्टेट को अपनी जिम्मेदारियाँ दे सकता है विदाउट द स्टेट कंसेंट। ठीक है, सो बट इन दिस केस द डेलीगेशन इज़ बाय द पार्लियामेंट और नॉट बाय द प्रेसिडेंट। अब हम ये पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन also make a provisions for the entrustment of the executive functions of the center to a state without the consent of the state. बट इन द सेम केस द डेलीगेशन, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली प्रेसिडेंट जो होता है स्टेट को एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेलीगेट कर सकता है कंसेंट के साथ। ठीक है, बट इन स्पेशल केस में क्या होता है? डेलीगेशन पार्लियामेंट करती है, प्रेसिडेंट नहीं स्पेशल केस में। यानी जब डेलीगेशन लॉ के थ्रू होता है तब पार्लियामेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट का नहीं होता है। अगर सिंपल बोले तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है तो वो स्टेट पर कुछ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकती है। सपोज करो पार्लियामेंट ने यूनियन लिस्ट पे कोई लॉ बनाया, द यूनियन मतलब सेंटर उसको देखेगा, बट स्टेट पर भी कुछ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबल कर सकती है पार्लियामेंट उसके लॉ के ऊपर। एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट डिफेंस कम्युनिकेशन पर लॉ बनाए तो वो स्टेट से बोल सकती है कि ये काम आपको करना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू सेंट्रल स्टेट को कुछ पावर दे सकती है, सेंट्रल स्टेट को कुछ ड्यूटीज़ भी दे सकती है। अगर पार्लियामेंट के थ्रू हुआ तो सेंट्रल पार्लियामेंट से सेंट्रल स्टेट से बोल सकता है कि आपको कुछ सेंटर स्टेट्स को कुछ लॉ दे सकता है और तो साथ साथ ड्यूटीज़ भी पावर दे सकता है, पहले ड्यूटीज़ भी दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेट का कंसेंट, मर्जी ज़रूरी नहीं होता है इस सब चीज़ों में। ठीक है, जो सेंटर बोलेगा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नोटेबली द सेम थिंग कैन नॉट बी डन इन द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट स्टेट को पावर्स ड्यूटीज़ दे सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर सेंटर को पावर्स ड्यूटीज़ नहीं दे सकती। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर सेंटर को पावर और ड्यूटीज़ नहीं दे सकती, लेकिन पार्लियामेंट दे सकती है स्टेट को। समरी इसके है कि पार्लियामेंट लॉ बना सककर स्टेट को कुछ पावर ड्यूटीज़ दे सकती है, कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ नॉट नीडेड। स्टेट लेजिस्लेचर का सेंटर के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। So next topic is cooperation between the center and the state. So इसमें हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में कैसे कॉपरेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविज़न दिया है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर स्मूथली काम करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलकर स्मूथली काम करते हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, टॉपिक पे। अभी the constitution contains the following provisions. First one is the parliament can provide for the adjustment of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of waters or of any interstate river or river valleys.
तो ये क्या है कि इंटर स्टेट रिवर वैली वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, क्या होता है, वाटर डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू स्टेट्स। सो इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि इंटर स्टेट रिवर का वाटर कैसे यूज होगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका फैसला कैसे होगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर डिस्प्यूट इंडिया में बहुत कॉमन है। ये पंजाब हरियाणा के बीच में है, और ये कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु, इन सब चीज़ों के बीच में है। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है जिसके काम होता है सेंटर स्टेट के बीच कॉमन इशू पर डिस्कशन करना, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करना, डिस्प्यूट सॉल्व करना। ठीक है, 1990 में एक ऑफिशियल इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसमें क्या इंटरस्टेट काउंसिल क्या करता है कि एक स्टेट काउंसिल बना सकती है जिसमें इसका काम होता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच कॉमन इशू पर डिस्कशन हो गए। ठीक है, द थर्ड इज़ फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के हर स्टेट को दूसरे स्टेट के लॉज, रिकॉर्ड्स, जजमेंट को वैलिड माना होगा। एग्जाम्पल, राजस्थान कोर्ट का जजमेंट महाराष्ट्र में भी वैलिड होगा। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, फुल फेथ एंड क्रेडिट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई जजमेंट राजस्थान में है तो वो सेम जजमेंट महाराष्ट्र में भी एप्लीकेबल होगा। इंटर ट्रेड कॉमर्स फ्रीडम, इंटरेस्ट ट्रेड कॉमर्स फ्रीडम, इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है जो इंश्योर करे स्टेट के बीच फ्री ट्रेड हो, कोई रिस्ट्रिक्शन या बैरियर ना हो स्टेट के बीच में। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके लिए क्या होता है, इंडिया एक फेडरेशन है, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों को अपनी अपनी पब्लिक सर्विस होती है। सेंट्रल सर्विस सेंटर के अंदर आती है, स्टेट सर्विस स्टेट के अंदर आती है, लेकिन इनके अलावा एक यूनिक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आते हैं IAS, ठीक है, IFS, IPS। ये ऑफिसर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं, बट रिक्रूटमेंट सेंटर के थ्रू होता है इन तीनों में। सो IAS का AIS का कैसे काम चलती है। अच्छा, IAS क्या करती है, टॉप लेवल पोस्ट जैसे DM, SP, फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स एक्सेट्रा पर IAS ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। ये ऑफिसर्स कभी सेंटर में पोस्ट होते हैं, कभी स्टेट में। ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कम्प्लीटली सेंटर करता है इनका। इमीडिएट कंट्रोल, डे टू डे वर्क स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ओवरऑल कंट्रोल, प्रमोशन, रूल, डिसिप्लिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, ये डुअल कंट्रोल IAS को स्पेशल बनाता है। ठीक है, हाउ ऑल इंडिया सर्विसेज, हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विस ICS को रिप्लेस करके IAS बनाया गया। इंडियन पुलिस को रिप्लेस करके IPS बनाया गया। 1996 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को थर्ड ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को पावर देता है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करे तो नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करा जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का पर्पस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। IAS थ्योरेटिकली फेडरल प्रिंसिपल वायलेट करती है क्योंकि सेंटर को ज़्यादा कंट्रोल होता है, बट इन रियलिटी दे हेल्प इंडिया रन स्मूथली। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, IAS इंश्योर करता है कि सेंटर और स्टेट दोनों में एक हाई क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, यूनिफॉर्मिटी हो, होल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यूनिफॉर्म रहे। ये इंश्योर करता है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। IAS ऑफिसर सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है। तो भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग
हर फेडरेशन में 2 टाइप के सर्विस होते हैं, फेडरल सर्विस और स्टेट सर्विस। इंडिया में भी डुअल सर्विस फॉलो होगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट के साथ। वाई IAS इम्पोर्टेंट? अम्बेडकर कहते हैं सम पोस्ट ऑफ इंडियन आर स्ट्रेटेजिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। उन पोस्ट पर हाई कैलिबर ऑफिसर्स चाहिए। अगर स्टेट अपने अलग सर्विस बनाता है तो क्वालिटी अनइवन होती है, इसलिए एक कॉमन ऑल इंडिया सर्विस ज़रूरी है जिससे सेंटर रिक्रूट करे और नेशनल वाइड पोस्ट करे। इसका बेनिफिट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, कॉमन क्वालिफिकेशन, यूनिफॉर्म पे स्केल, बेस्ट कोऑर्डिनेशन आ सकती है। इन शॉर्ट परफेक्ट एग्जांपल में देखा जाए तो इंडिया में 3 IAS हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IAS, IPS और IFS। तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। रिक्रूट एंड ट्रेन सेंटर करता है, दोनों के लिए काम करते हैं ये लोग, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसका एक समरी बना देता हूँ पूरा पैराग्राफ का। हेल्प करते हैं यूनिफॉर्मिटी में, हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया सर्विस को बोला था कि हाईली सपोर्ट करा था उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को फॉर टू मेंटेन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर करते हैं, गवर्नर। लेकिन रिमूव कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। इसका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पार्लियामेंट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए, लेकिन तभी जब स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करे। तो JSP SSC का चेयरमैन एंड मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये अग्रीमेंट स्टेट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। UPSC हेल्पिंग स्टेट, UPSC स्टेट की रिक्वेस्ट पर स्टेट PSC का काम टेम्परेरीली कर सकता है, लेकिन रिक्रूट एग्ज़ाम एक्सेट्रा इसके लिए गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा और प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल देगा। ठीक है, तो UPSC असिस्ट द स्टेट विथ रिक्वेस्ट टू और मोर स्टेट इन्फॉर्मिंग ऑन कॉपरेशन स्कीम फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट, बट फॉर दैट स्पेशल फॉर दैट जॉइंट स्कीम चला सकता है। फॉर दैट सम स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट के लिए ही हेल्पफुल होगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा। UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेट पीसेस का काम टेम्परेरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर का अप्रूवल चाहिए। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम, इंडिया में पॉलिटी ड्वेल है, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन जुडिशरी ड्वेल नहीं है। इंडिया हैज़ वन जुडिशल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का जज अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? जज प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकता है। कॉमनली हाई कोर्ट पार्लियामेंट 2 या से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गोवा और महाराष्ट्र के लिए सेम हाई कोर्ट है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए भी सेम हाई कोर्ट है। रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हम पढ़ेंगे। सेंटर किसी भी स्टेट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है ऑन एनी मैटर। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल टेक्निकली सेंटर के हाथ में आ जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती है। The Constitution contains the following other provisions, which enables the center to exercise control over state administration. So कौन कौन से हैं? ये सेक्शन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को कैसे स्टेट पे कंट्रोल रख के एडिशनल पावर देता है। अदर प्रोविजंस,
आर्टिकल 355 सेंटर के दो बिग ड्यूटीज़ हैं। सेंटर को दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला है प्रोटेक्ट एवरी स्टेट्स। तो सेंटर का ड्यूटी है कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से अटैक हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट हो या वायलेंस हो या ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑर्डर्स हो। तो यही अगर यहाँ यानी अगर स्टेट में लॉ ऑर्डर फेल हो जाए तो सेंटर इंटरवेन कर सकते हैं। आर्टिकल 355। So Article 355 imposes two duties of center to protect every state against external aggression or internal disturbance and to ensure that all government of every state is carried out in accordance with the provision of Article 355. ठीक है। सेकेंड, इंश्योर स्टेट गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सेंटर इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन वर्ड करता है तो सेंटर स्टेप ले सकता है। एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज गवर्नर सेंटर का एजेंट इन द स्टेट। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो मतलब प्रेसिडेंट भी इन्हें कर सकता है। गवर्नर दो रूल प्ले करता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जैसे पीएम के लिए प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड है, वैसे ही सीएम के लिए गवर्नर सिंबॉलिक हेड है। अगर एजेंट ऑफ द सेंटर, गवर्नर पीरियडिकली रिपोर्ट्स देता है सेंटर को स्टेट में क्या चल रहा है। सेंटर को इन्फॉर्मेशन गवर्नर से ही मिलती है, मोस्टली प्रेसिडेंट रूल की बेसिस पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन थ्रू अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट मिलते हैं। ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस ये हम पढ़ेंगे अब। तो इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस में? ये वो बॉडीज़ हैं और अरेंजमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए होते हैं, बट सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। पहला है एडवाइजरी बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या होता है इसमें? जैसे कि नीति आयोग हो गया, नीति आयोग है, ठीक है। ये क्या है? ये बॉडीज़ हैं और अरेंजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए हैं, पर सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन ये बनाए गए हैं सेंट्रल स्टेट के कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसमें पहला है जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया गया है, इसको नीति आयोग अभी प्लानिंग कमीशन बन गया है। सेकंड है नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन। ये बॉडी इशू पर डिस्कशन, प्लान और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करते हैं। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट हर साल ये टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है ताकि सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग हो। इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं गवर्नर कॉन्फ्रेंसेस, दैट इज़ ये क्या है? ये कॉन्फ्रेंसेस है, गवर्नमेंट हर साल ये टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है ताकि सेंट्रल स्टेट में कॉर्पोरेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। जैसे गवर्नर कॉन्फ्रेंस हो गया, इसको प्रेसिडेंट हेड करता है। चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो गया, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हो गया, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी वो करता है, हेड करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसमें लॉ ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जाता है। चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस होता है। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस होता है हायर एजुकेशन मैटर्स के लिए। होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होता है प्रेसिडेंट और सेंट्रल मिनिस्टर लॉ ऑर्डर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है। फाइनेंशियल हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होते हैं। तो 268 to 293 ऑफ पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इसके अलावा देयर आर अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट, दीज टुगेदर कैन स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। सो आर्टिकल 268 से 269 293 से कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल स्टेट मनी मैटर्स को डील करता है।
कौन टैक्स लगाएगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन रेवेन्यू शेयर करेगा, इस पर एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर एक्सप्लेन किया गया है। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, इसको मैं एक डिटेल में ऊपर एक समरी बता देता हूँ इसके सारे पॉइंट्स का। पहला पॉइंट है पार्लियामेंट एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव पावर यूनियन लिस्ट टैक्स। तो इसके में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो टैक्स लगाए यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर। लेकिन लिस्ट में 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कस्टमर इनकम टैक्स, कस्टम्स इनकम टैक्स रिसिप्ट, एग्रीकल्चर इनकम, कॉर्पोरेट टैक्सेस है और मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सेट्रा। ये टैक्स सिर्फ सेंटर ही लगा सकती है, ठीक है। सेकेंड है स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लिस्ट टैक्स। इसमें क्या है, स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर टैक्स लगाए। इस लिस्ट में 18 सब्जेक्ट है, जैसे कि विच इज़ इन 18 नंबर, जो कि कौन से हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प ड्यूटी पे हो गया, एक्सरसाइज ऑन एल्कोहलिक लिक्विड पे हो गया, टैक्स ऑन रोड व्हीकल हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। इस पर स्टेट टैक्स लगा सकती है। ये टैक्स सिर्फ स्टेट लगा सकती है। नो टैक्स एंट्रीज इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सिंग पावर बिल्कुल नहीं है, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर कोई एक साथ टैक्स नहीं लगा सकती, एक्सेशन व स्पेशल अमेंडमेंट। क्योंकि ये मेजर डिफरेंस है टैक्सेशन में, क्योंकि लॉ मेकिंग में थोड़ा तो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। सस्पेंशन एक्सपेंशन 101 के अकॉर्डिंग ये 2016 में लगाया गया है। इसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी के बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हैं। इस कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर में जीएसटी लिया गया है। जीएसटी मतलब क्या होता है, शेयर पावर ऑफ सेंटर प्लस स्टेट। ये पहली बार हुआ कि टैक्सेशन में कॉन्करेंट पावर अलाउ हुई, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, फिफ्थ वाला है रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन। रेसिड्यूरी पावर का मतलब है जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आए, उन पर टैक्स लगाना का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। एग्जांपल क्या है, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। तो ये वो टैक्स है जिस पे ये वो टैक्स है जिसमें तो ये रेसिड्यूरी पावर का मतलब है जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आएंगे, उन पर टैक्स लगाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम्पल ऑफ रेसिड्यूरी टैक्स में जैसे गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, इन सब में कौन टैक्स लगाता है, इसमें पार्लियामेंट टैक्स लगाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल समरी पूछते हैं, पूरा इसका समरी। तो क्या है कि सेंटर 13 टाइप के टैक्स होते हैं और जिसमें पार्लियामेंट ही लेवी कर सकता है। स्टेट में 18 टाइप के होते हैं, इसमें केवल स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ही लेवी कर सकता है। सो लेवी टैक्स कौन, यूनियन लिस्ट में 30 टाइप के टैक्स होते हैं, ओनली पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। स्टेट लिस्ट में 18 टाइप के होते हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर कलेक्ट कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स नहीं होता एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी आने के बाद सेंट्रल प्लस स्टेट बोथ कैन मेक लॉस, जो यूनिक शेयर कर सकते हैं पावर को। एंड गिफ्ट वेल्थ एक्सपेंडिचर पर कौन टैक्स लगा सकता है, पार्लियामेंट लगा सकता है। आर्टिकल रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एट अ ग्लैंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन। इसका मतलब है स्टेट मस्ट फॉलो पार्लियामेंट की लॉज। सेंट्रल स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इंश्योर करे कंप्लाइंस। आर्टिकल 257 बोलता है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेंटर कैन इशू सर्टेन डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, रेलवे सेफ्टी, कम्युनिकेशन, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स। आर्टिकल 257A बोलता है कि असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्स और अदर फोर्स इन यूनियन। इसका मतलब ये है कि पहले सेंटर आर्म फोर्स स्टेट में डिप्लॉय कर सकता था, लेटर डिलीटेड हो गया इसको। आर्टिकल 258 बोलता है कि पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर एक्सेट्रा
ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब ये है कि सेंटर यानी प्रेसिडेंट चाहे तो कैन गिव इट्स वर्क टू स्टेट। फॉर एग्जांपल स्टेट को सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंट करने का काम दे देना। आर्टिकल 258A बोलता है पावर ऑफ स्टेट टू इंटरेस्ट फंक्शन टू द यूनियन। इसका मतलब है स्टेट भी सेंटर को अपना काम दे सकता है बट विद सेंटर कंसेंट विद सेंटर। आर्टिकल 259 आर्म फोर्स इन स्टेट पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें मतलब बोलता है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन के आर्म फोर्स रिलेटेड प्रोविज़न है। आर्टिकल 260 बोलता है जुरिडिक्शन ऑफ यूनियन आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब है जुरिडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। 261 बोलता है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर अगर चाहे तो फॉरेन टेरिटरीज़ में कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है ओनली विद कंसेंट ऑफ दैट फॉरेन कंट्रीज। आर्टिकल 216 पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है। इसमें इंडिया के हर स्टेट में दूसरे स्टेट का रिकॉर्ड जजमेंट वैलिड माना जाएगा और इंडिया स्टेट मस्ट रिकॉग्नाइज ईच ऑफ द लॉ ऑफ द जजमेंट। 262 बोलता है इंटर स्टेट रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट एंड 263 बोलता है इंटर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोऑर्डिनेशन पॉलिसी डिस्कशन 1990 में स्टेब्लिश हुआ था ये। थैंक यू वेरी मच।